प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9 में पालमपुर गांव की कहानी, यह इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसके हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए थे और इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते थे? तो 450 परिवार रहते थे। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। गांव में कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई कौन सी है? तो वो है हेक्टेयर है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं? तो 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो वो है श्रम। मार्च 1917 में सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना दिया गया? तो एक दिन का न्यूनतम वेतन दिया गया 300 रुपये। रिक्त स्थान देखिए, भारत के गांवों में खालिस्तान उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। तो भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान खालिस्तान फसलें उगाता है तो 3 फसलें उगाता है। छोटे किसानों की ब्याज की ऊंची दर पर पूंजी खालिस्तान प्रदान करता है तो महाजन या व्यापारी वर्ग। कृषि एवं मछली पालन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो बहुविध फसल कहा जाता है। पालमपुर में किसान पिछले 20 वर्षों से तीसरी फसल में कौन सी फसल उगाता है? तो आलू की फसल उगाता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें खालिस्तान की देखभाल करनी चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार खालिस्तान तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं सत्य और असत्य। गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्रिया है तो ये असत्य है क्योंकि कृषि उत्पादन मुख्य क्रिया है। भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है तो ये भी सत्य है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है तो इसका ऑप्शन सत्य है। भारत में कुल किसानों के प्रतिशत में छोटे किसानों का प्रतिशत कितना है? 65%, तो ये गलत है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24% ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, सत्य। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, ये भी सत्य है। अब हम सही जोड़ी देखते हैं तो कच्चा माल तथा नगद पैसा, तो कच्चा माल और नगद पैसा कार्यशील पूंजी है। उसके बाद में औजार और मशीन, तो औजार और मशीन स्थायी पूंजी है। रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल गेहूं की फसल को कहा जाता है। खरीफ की फसल ज्वार और बाजरे की फसल है। अधिक उपज वाले बीज, तो अधिक उपज वाली बीज में आएगा HIV। इस प्रकार से आपने सही जोड़ी देखा। अब हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पालमपुर में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो नलकूप हैं। पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बे का नाम है शाहपुर। और कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 6वें दशक के अंत में। और उसके बाद में हम देखते हैं, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? पंजाब में होता है। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं? तो 25% लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। भारत में पशुओं पर आधारित कोई 2 उद्योग कौन से हैं? तो डेयरी और चमड़ा उद्योग। भारत में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ कहाँ किया? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का प्रयोग किया। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों। और खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और कपास, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें हैं। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज क्या थी? जो HIV बीजों से कितनी पहुंच गई? पालमपुर में परंपरागत बीजों से
1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में गेहूं होता था। HIV बीज के द्वारा 3200 किलोग्राम गेहूं होने लगा। 1 हेक्टेयर कितने क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो सिंचाई के प्रमुख साधन है तालाब है, वर्षा, नलकूप और नहर। पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए कहाँ जाते थे? तो पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए शाहपुर जाते थे। स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है? औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन और कई वर्षों तक प्रयोग होता है, उसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है? न कच्चा माल या नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है? उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, इसमें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कृषि में पूंजी एक मूल आवश्यकता है। भारत में छोटे, मध्यम और बड़े किसान इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी कर्ज लेते हैं। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस प्रकार वे आवश्यक पूर्ति की व्यवस्था कर लेते हैं। पालमपुर गांव के किसानों में भूमि का विवरण किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए? पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती होती है। भूमि के इस प्रकार के टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। और पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है। अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्यों हानिकारक है? रासायनिक उर्वरक इस प्रकार के खनिज होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मृदा उन्हें बहुत समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मृदा से निकलकर धुएं के जल और नदियों और तालाबों में प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कुछ समय पश्चात मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। पंजाब में खेती को आगत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हो रहा है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर वाले के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि वहाँ खेती की आगत बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर आता है बहुविधि प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? पालमपुर में इस प्रणाली को कैसे अपनाया? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर गांव में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार एक ही जमीन के टुकड़े के उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। भौतिक पूंजी से क्या आशय है? इसके विभिन्न प्रकार स्पष्ट कीजिए। भौतिक पूंजी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की आगतों की आवश्यकता होती है। ये सभी आगत भौतिक पूंजी कहलाती है। भौतिक पूंजी के निम्नलिखित प्रकार है। स्थायी पूंजी औजारों, मशीन, भवन स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं और औजारों, भवनों और मशीनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर आता है कार्यशील पूंजी।
कार्यशील पूंजी कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि पालमपुर एक अच्छा विकसित गांव है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पालमपुर में आधारभूत संरचनाओं के विकास का वर्णन कीजिए। वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में किस प्रकार सहायक हैं? स्पष्ट कीजिए। अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि पालमपुर एक विकसित गांव है। किस प्रकार से? देखिए, बिजली। पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। शिक्षा। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। स्वास्थ्य केंद्र और गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। डेयरी और अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर गांव में कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। रायगंज में दूध संग्रह और शीत केंद्र खुला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। फिर आता है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और इसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों एवं खेतों में किया जाता है। दुकानदारी। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोर्स में दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट आता है परिवहन के साधन। पालमपुर में रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं और रिक्शे वाले, तांगे वाले, भैंसा गाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत गाड़ी वाला और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे होते हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। इस प्रकार से पालमपुर गांव एक विकसित गांव है। विकसित गांव में भी इसको लिखा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। भारत में कृषि कार्य में आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। 1960 के दशक के अंत में भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय किसानों को अधिक उपज वाली बीज HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाना, रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग करना, अधिक कृषि उपज देने वाले फसलों का बोया जाना, पौध तथा भू संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि संबंधी अनुसंधानों तथा शिक्षा की व्यवस्था करना, सघन खेती के कार्यक्रम को अपनाना। अब हम देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया। हरित क्रांति के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इससे कृषि मात्र जीवन यापन का साधन न रहकर एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुके। इससे खाद्यान्न के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और जब गेहूं के उत्पादन में तेज आत्मनिर्भरता हुई तथा निर्यात करने की स्थिति में आ गया है और कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग संभव होता जा रहा है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि 3 वीडियो के माध्यम से डाले हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।